Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our 12th lecture, and in this lecture we are going to study KNN, K nearest neighborhood algorithm for classification. Okay, here you can see the lecture headlines. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि KNN एल्गोरिदम बेसिकली है क्या, किस तरह से काम करता है और हम इसे फॉर क्लासिफिकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इसके अंदर एक डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के डिस्टेंस फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे इसमें एक पैरामीटर जो हमें डिसाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे KNN कहते हैं। उस K को कैसे चूज़ किया जाता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस देखेंगे हम, एंड कुछ प्रॉज एंड कॉन्स इस एल्गोरिदम के एट द एंड हम डिस्कस करेंगे जी। ओके, के नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिदम जो है ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम है और ये यूज़ हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी। अलबत्ता हम इसे क्लासिफिकेशन के लिए देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आइडिया इसका जो है बड़ा सिंपल है। इंट्यूशन जो इसकी है कि ये एज्यूम किया जाता है या ये कह लें कि कंसिडर किया जाता है कि जो कोई एक कह लें चीज़ है वो अपने गिरदो नवा से, अपने नेबर्स से, अपने हल्का अहबाब से उसके बारे में डिसाइड किया जा सकता है कि वो बज़ाते ख़ुद कैसा है। कुछ आप समझ लें इस तरह की इंट्यूशन है कि यानी आपने ये जानना है कि कोई एक शख्स अच्छा है या बुरा है। सपोज़ आपने उसे क्लासिफाई करना है और क्लासेस दो हैं कि क्या वो एक अच्छा बंदा है या बुरा इंसान है। तो आप उसके फ्रेंड्स को देख लें, क्लोज़ फ्रेंड्स को, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो अच्छे हैं तो फिर वो भी अच्छा होगा और अगर वो बुरे हैं तो वो भी बुरा होगा। बेसिकली ये आइडिया है जो यूज़ किया जाता है इस एल्गोरिदम के अंदर कि नियरेस्ट नेबरहुड से मुराद ये है कि आप किसी भी डेटा सैंपल या डेटा पॉइंट के नंबर ऑफ़ नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके बारे में आप मालूम करते हैं कि वो किस क्लास, अगर क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जिस क्लास को वो बिलोंग कर रहे होते हैं आप उस डेटा पॉइंट जिसके लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। Here you can see a very good example। यहाँ पे सपोज़ ये जो ब्लैक डॉट है इसके बारे में हमने जानना है कि क्या ये ये वाला जो ब्लैक डॉट है ये ग्रीन क्लास को बिलोंग करता है या कि रेड को। तो 5 K की वैल्यू रखी गई है। तमाम पॉइंट्स या नेबर्स से या डेटा पॉइंट से डिस्टेंस निकाला गया। उनमें से जो 5 नियरेस्ट हैं उन्हें हाईलाइट किया गया ये सर्कल के अंदर। इसमें 3 ग्रीन हैं, 2 रेड हैं। तो चूँकि इसके अंदर 3 ग्रीन सैम्पल्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको भी ग्रीन क्लास को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि इसके नेबर्स में से 5 नेबर्स हमने रखे थे उनमें से 3 या मेजॉरिटी जो है वो ग्रीन को बिलोंग कर रही है, तो इसको हम ग्रीन डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक एनिमेटेड है इमेज है जी एक, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, के आप पहले से डिफाइंड होता है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए या आपने डिफ़ाइन किया होगा कि कितने नेबर्स देखने हैं। उसके बाद आप जिस डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करना है कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है ये मालूम करना है, उस डेटा पॉइंट के नंबर ऑफ़ नेबर्स नियरेस्ट निकालने के लिए आपको सभी पॉइंट्स के साथ उसका डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो जब आप सभी पॉइंट्स के साथ उसका डिस्टेंस लेंगे तभी आपको पता चलेगा उनमें से 5 नियरेस्ट कौन से हैं, अगर आपने के को 5 के बराबर रखा है। तो फिर जब आप ये निकाल लेंगे और आपके पास 5 नियरेस्ट नेबर्स आ जाएंगे तो फिर आप उन नियरेस्ट नेबर्स के बारे में पता करेंगे कि वो ख़ुद किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में 2 क्लासेस हैं, ग्रीन एंड रेड। तो वो जो भी मेजॉरिटी कह लें कि मेजॉरिटी जो है नेबर्स में से जिस क्लास को बिलोंग कर रही होगी, आप इस डेटा पॉइंट के लिए भी डिक्लेयर कर देंगे कि ये भी उसी क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स जो कि आप लेफ़्ट साइड पर देख भी सकते हैं और उनको यहाँ पे आप ग्राफिकली या विजुअली भी देख सकते हैं।
ओके, KNN एल्गोरिदम के अंदर अब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं कि के इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फिर इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। तो डिस्टेंस मालूम करने के आपको पता होगा, इल्म होगा कि कई तरह के फार्मूला हैं। उनमें एक जो बड़ा कॉमन सा और बड़ा एक कह लें कि ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है, वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला। और इसके अंदर हम कर क्या रहे होते हैं कि सपोज़ अगर लेट्स सपोज मेरे पास मैं कहता हूँ कि जी दो डेटा पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि x1 x2 दो फीचर्स हैं और पहला डेटा पॉइंट P1 है, उसका x1 वैल्यू है सपोज 3 और ये है 4, और जो दूसरा डेटा पॉइंट जिसे मैं P2 कह रहा हूँ उसमें ये सपोज है 5 और ये है 1। ठीक है जी, तो ये बेसिकली दो डेटा पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे काम करेगा या किस तरह से हम इसे कंप्यूट करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली हमने समेशन हमें बता रही है, समेशन 1 टू i इज इक्वल टू 1 टू k का मतलब है कि जितने भी तमाम पॉसिबल फ़ीचर्स के लिए आप ये बात कर रहे होंगे, k नंबर ऑफ़ फ़ीचर्स होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे चूँकि दो फीचर्स हैं तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 होगी। तो आप दोनों को सम करेंगे, यानी पहले i की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x1 के हवाले से दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल x ये वाला जो पॉइंट है ये x है जी इस फार्मूला के मुताबिक, हालांकि मैं उसे P1 कह रहा था, और ये y है। तो बहरहाल इसके फर्स्ट फीचर वाली वैल्यू 3 में से सेकंड पॉइंट का फर्स्ट फीचर वैल्यू निकाली 5 और इसका लिया हमने स्क्वायर प्लस, ये समेशन की वजह से अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, और फिर आपने दूसरा फीचर जो है वो है 4, उसमें से माइनस किया आपने दूसरी वैल्यू 1 और इसका लिया स्क्वायर, और ये हमारे पास फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस टू का स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर होता है, प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है ये आ जाएगा 13 स्क्वायर। ठीक है जी, जो कि तकरीबन 3 अशारिया कुछ के बराबर होगा। तो ये तो है बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला, जिसके मदद से आप कोई भी जिस भी पॉइंट को आपने क्लासीफाई करना है और उसके जब नेबर्स निकालने हैं, नेबर्स का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए आप इस फार्मूला को अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से काम कर रहा होगा। डेफिनेटली अगर इसमें दो से ज़्यादा फीचर्स होते, एक्स जो है सपोज़ n नंबर ऑफ़ फीचर्स होते, तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ़ टर्म्स का डिफरेंस आ रहा होता और उनका स्क्वायर लेके हम जमा करके फिर स्क्वायर रूट ले रहे होते। एक और बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो कि यूज़ हो सकता है इसकी जगह पे, वो है जी मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस जो है इसमें हम बहुत सिंपल है कि अगर मैं ही इसी ऊपर वाले फार्मूला को ही देखूं तो चेंज क्या है कि एक तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा और अंदर वाली टर्म्स जहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे हैं वहाँ पे स्क्वायर लेने की बजाय एब्सोल्यूट ले लेंगे। यानी अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 माइनस 5 एब्सोल्यूट प्लस 4 माइनस 1 एब्सोल्यूट, ये मेरे पास अब यहाँ पे बेसिकली रिज़ल्ट आएगा। ना स्क्वायर रूट आ रहा है, ना अंदर वाले डिफरेंसेस का स्क्वायर ले रहे हैं, बल्कि उनका एब्सोल्यूट ले रहे हैं। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 एब्सोल्यूट लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस 4 माइनस 1 3, यहाँ पे 3 आ गया, और दी आंसर इज़ 5। तो अकॉर्डिंग टू मैनहट्टन डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा। और सिमिलरली अगर मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो हमारे पास एक और काफ़ी वेल नोन डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है जिसको हम मिन्कोव्स्की डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, और वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। अगर आप देखें सिर्फ उसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम एक पावर क्यू ले रहे हैं और ये फिर उसकी एज ए होल जब समेशन ले लेंगे सारे के सारे की, तो फिर उसकी हम पावर 1/q यानी स्क्वायर रूट जैसे हम कह रहे हैं, सॉरी 1/q हम लेंगे
नॉर्मली वैसे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेस देन वन भी हो सकती है, ग्रेटर देन वन भी हो सकती है। यूजुअली इसे वन या टू के बराबर रखा जाता है। अगर हम इस q की वैल्यू को टू कर दें तो फिर ये देखें कि यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा। ओके और अगर हम इसकी वैल्यू जो है उसे वन कर दें तो फिर आप देखेंगे कि ये सेम मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू कोई इन बिटवीन करेंगे तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल ये भी एक डिस्टेंस फार्मूला है विच कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स। Then if the data is in categorical form ये होती है जी कि जैसे मतलब कलर्स हैं, फ़र्ज़ करें आपका कोई एक फ़ीचर है उसमें आई कलर लिखा हुआ है, तो आई कलर अब वो एक वैल्यू तो नहीं है, वो एक मतलब एक कह लें कि न्यूमेरिकल नंबर नहीं वहाँ पे होगा, वो कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन है। कलर हो गया, डेज़ हो गए, या कोई डे लिखा हुआ है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर आप कह लें कि कोई मंथ्स हैं उनकी लिखा हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, या इस तरह से और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जब कैटेगोरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, यस आप उसे इनकोड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेज़ आपने लिखने हैं तो आप कह देते हैं कि जी मंडे के लिए हम वन यूज़ करेंगे, ट्यूसडे के लिए डेटा सेट में टू यूज़ करेंगे, ताकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए। और कंप्यूटेशन हम अगर उस पर कोई परफॉर्म करना चाहें, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन उस डेटा पर, उस फीचर पर तो कर सकें, तो हम उन्हें कोई न्यूमेरिकल कोड्स यूनिक असाइन कर देते हैं। तो सपोज़ इस तरह का अगर कोई डेटा है तो वहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस बड़ा एक यूज़फुल कह लें कि हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक फ़ीचर है कलर का, ठीक है जी, और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो सपोज़ पहला जो एक सैम्पल है उसका कलर है ब्लैक, एक सैम्पल है उसका कलर है जी वाइट, एक सैम्पल का कलर है रेड, एक सैम्पल का कलर है ग्रीन। तो अब आपने इनको इनकोड किया हुआ है कि जी जब ब्लैक होगा तो उसे हम ज़ीरो से लिखेंगे या वन से लिखेंगे, कोई और कोड भी दे सकते हैं। वाइट होगा वन से लिखेंगे, रेड होगा उसे टू से लिखेंगे, ग्रीन होगा उसे हम थ्री से लिखेंगे सपोज़। अब आपके पास दो सैम्पल्स का डिस्टेंस आपने निकालना है, सपोज़ इस सैम्पल का और इस सैम्पल का। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर तो ये डिस्टेंस किसी और फार्मूला से निकाला जाए लाइक मैनहट्टन, तो फिर तो वो शायद एक अजीब सा जवाब आए कि थ्री माइनस वन तो उसका एब्सोल्यूट तो वो टू आंसर आ जाए। जबकि अगर वाइट का रेड से निकालना हो डिस्टेंस तो टू माइनस वन तो आंसर वन आए। जबकि एक्चुअली इसमें जो डिस्टेंस है वो इस तरह से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कैटेगोरिकल थी। ये एक्चुअल हमने तो कोड्स असाइन किए हुए थे जस्ट नंबर्स इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए या इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आने के लिए, लेकिन इट डजेंट मीन कि जी वाइट 2 पॉइंट्स अवे है ग्रीन से जबकि वाइट 1 पॉइंट अवे है रेड से, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो चूंकि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला है वो सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर दो सैम्पल्स को कंपेयर किया जा रहा है तो अगर वो एक जैसा कलर है तो फिर उनका डिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए, और अगर वो कलर एक जैसा नहीं है तो फिर डिस्टेंस वन होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि तो हेमिंग डिस्टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस कंप्यूट करने के लिए अगर हमारे पास फीचर्स जो हैं वो कैटेगोरिकल फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे अब इस डिस्टेंस फार्मूला को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर सपोज़ जिन दो सैम्पल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं अगर उनकी वैल्यू सेम है तो हम डिस्टेंस को कहेंगे कि ज़ीरो के बराबर है। और अगर वो डिस्टेंस जो है अगर वो जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे डिस्टेंस वन है। तो ये एक्चुअली तरीका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास दो या तीन फीचर्स हैं और तीनों ही सपोज़ कैटेगोरिकल फॉर्म में हैं या मैंने उन्हें इनकोड किया है, तो मेरे पास सपोज़ पहला जो सैम्पल है उस सैम्पल के अंदर यहाँ पे टू है, यहाँ वन है, यहाँ पे थ्री है। और सपोज़ जो दूसरा सैम्पल है उसमें यहाँ पे वन है,
यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है लेट्स से। और अगर मुझे इन दोनों सैम्पल्स का डिस्टेंस बाय यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये होगा कि समेशन एक्स आई, मतलब सपोज़ पहला जो पॉइंट है उसको मैं x कह रहा हूँ और दूसरा पॉइंट जो है उसे y कह रहा हूँ, तो एक्स आई मतलब फॉर फर्स्ट फीचर आई जब 1 होगा तो पहले फ़ीचर की बात हो रही होगी, तो पहले फ़ीचर के लिए x की वैल्यू जो कि 2 है और y की वैल्यू जो कि 1 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट हम लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम हैमिंग डिस्टेंस यूज़ करने जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ, यहाँ पे ये है कि अगर पहला फ़ीचर जो है फ़ीचर 1 के अंदर x जो है वो 2 है और y 1 है, तो इट मीन्स कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड रूल हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और दूसरे फ़ीचर के लिए दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रूल यहाँ पे हम ज़ीरो डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे। और फिर तीसरे फ़ीचर के लिए दोनों सैम्पल्स के दरमियान एक डिफरेंस है, क्योंकि फ़र्स्ट सैम्पल 3 है और दूसरा 2 है तीसरे फ़ीचर के लिए, तो अगेन अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड रूल हम यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है उसे 1 कंसीडर करेंगे, तो लिहाजा टोटल डिस्टेंस जो हैमिंग डिस्टेंस है हमारा वो आ जाएगा 2। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जी जिनको हम यूज़। ओके, हियर यू कैन सी एन एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर थोड़ा सा इस एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। अगर आप इस लेफ़्ट साइड पर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमने कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास दो फीचर्स हैं बेसिकली डेटा सेट में। एक फ़ीचर है एज और दूसरा फ़ीचर है लोन, और उसकी बुनियाद पर हमने डिक्लेयर करना है कि क्या डिफ़ॉल्ट कर रहा है कोई बंदा या कि नहीं। तो एज और लॉन के हवाले से एक डेटा सेट यहाँ पे प्लॉटेड है, जिसमें जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उनको रेड कलर के पॉइंट के ज़रिए शो किया गया है, और जो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं उनको ब्लू कलर के पॉइंट्स के साथ यहाँ पे शो किया गया है। तो इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, या डेटा सेट की शक्ल में आप इसे देख सकते हैं राइट साइड पर, कि जिसमें ये जो डेटा पॉइंट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। कि पहला कॉलम जो है वो x1 फीचर है जिसे हम एज कह रहे हैं, सेकंड इनपुट फीचर जो है उसे लॉन कह रहे हैं x2, और फिर आगे जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारा बेसिकली कह लें कि क्लास है, कि वो डेटा सैंपल किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा एक ट्रेनिंग सेट है यूँ कह लें। तो अब हमारे पास एक नया सैंपल आ गया जिस सैंपल के अंदर एज 48 है, और इस सैंपल के अंदर जो लोन की वैल्यू है $142,000 है। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन सी क्लास आएगी, क्या ये पर्सन डिफ़ॉल्ट में आएगा या नॉन डिफ़ॉल्ट क्लास को बिलोंग करेगा। तो अगर हमने ये मालूम करना है तो कि नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिदम ये कहता है कि पहले आप ये मालूम करें कि इसके नेबर्स के क्लासेस क्या हैं। अगर मैं k को 1 के बराबर एज्यूम करूं तो फिर मैं इसका एक नियरेस्ट नेबर निकालूंगा और उस एक नियरेस्ट नेबर की बुनियाद पर इसकी क्लास का अंदाज़ा लगाऊंगा। तो अगर मैं डिस्टेंस कंप्यूट करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज़ करते हुए अगर इस गिवन डेटा सैंपल का मौजूदा तमाम डेटा सैंपल्स के साथ डिस्टेंस निकाला जाए, तो वो इस कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे कंप्यूट करके सपोज लिख दिया है। यानी इस गिवन डेटा सैंपल का जो पहले सैंपल के साथ जो डिस्टेंस है वो है जी तकरीबन तकरीबन 10,02,000। ठीक है जी। और अगर आप इसका दूसरे सैंपल के साथ डिस्टेंस देखें, नहीं सॉरी, ये मैं इसे गलत पढ़ रहा हूँ, ये 1,02,000 है। और अगर आप इसे दूसरे सैंपल के साथ इसका डिस्टेंस देखें तो वो है 82,000। ठीक है जी।
अगर तीसरे सैंपल के साथ इसका डिस्टेंस देखें तो वो 62,000 है। अगर चौथे सैंपल के साथ इसका डिस्टेंस देखें तो वो 1,22,000 है। इसी तरह से रिमेनिंग तमाम सैंपल्स के साथ आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं जब, और यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। अब आपने जब ये सारे डिस्टेंसेस कंप्यूट कर लिए, अब आपने इसमें से उस डेटा पॉइंट को पिक करना है जिसके साथ सबसे कम डिस्टेंस है। क्योंकि k की वैल्यू 1 है तो एक ही नियरेस्ट नेबर हमने उठाना है। तो सबसे जो नियरेस्ट जिसके साथ इसका डिस्टेंस है वो जो नेबर है उसकी वैल्यू है जी 8,000। तो उसकी अगर हम क्लास देखें तो उसकी क्लास है y, यस, यानी यस का मतलब ये है कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो फिर हमारे पास इस गिवन सैंपल की क्लास भी क्या हो जाएगी, वो भी y आ जाएगी, यानी हम कहेंगे कि वो भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अगर हम k की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करके 3 कर दें, 3 नेबर्स अगर हम देखें, तो फिर उस हिसाब से इन तमाम डिस्टेंसेस में से वो 3 डेटा पॉइंट्स आप उठाएंगे जिनके डिस्टेंसेस सबसे कम हैं। तो एक तो ये आ जाएगा जिसका 8,000 है, दूसरा ये आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पर डिस्टेंस जो सबसे कम आ रहा है वो 22,000 है, और तीसरा सैंपल ये आ जाएगा क्योंकि तीसरे नंबर पर ये डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर इन तीनों सैंपल्स की क्लासेस देखें तो ये नो को बिलोंग कर रहा है, ये वाला पॉइंट यस को बिलोंग कर रहा है, और इस तीसरे पॉइंट के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि वो भी यस को बिलोंग कर रहा है। तो इसके 3 नेबर्स में से अब 2 नेबर्स यस को बिलोंग कर रहे हैं और एक नो को बिलोंग कर रहा है, तो लिहाजा अब भी क्लास इस केस में भी वाई ही आएगी, यानी डिफ़ॉल्ट ही आएगी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम के को किसी पहले हमने फ़िक्स करना होता है किसी एक नंबर के ऊपर, कितने नेबर्स हमने लेने हैं उस पर, और फिर उसके बाद हम ये जो डिस्टेंस है ये कंप्यूट करने के बाद ये मालूम कर सकते हैं कि क्लास क्या होगी गिवन सैंपल की। तो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है जी नीचे कि आप फीचर स्केलिंग ज़रूर कीजिए अगर आपको नज़र आए कि दोनों फीचर्स या मल्टीपल फीचर्स में डिफरेंट रेंजेस हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं कि फीचर स्केलिंग से हमारी कन्वर्जेंस स्मूथ हो जाती है। ओके, डज के मैटर आना चाहिए, डज के मैटर, मैटर्स नहीं आना चाहिए सॉरी। तो द आंसर इज़ यस, के मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है जी, क्योंकि के का एक इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। नीचे आप एग्जांपल देखें कि अगर के को 5 पर फिक्स किया जाए और इस ब्लैक डॉट को, इस ब्लैक पॉइंट की हमने क्लास निकालनी हो तो 5 नेबर रखने पर 3 ग्रीन है 2 रेड हैं, तो इसकी क्लास प्रेडिक्ट होगी ग्रीन। और अगर 7 करें तो 7 में से 4 रेड हैं और 3 ग्रीन है, तो फिर 7 के केस में जो क्लास प्रेडिक्ट होगी वो होगी रेड। यानी इसे दोबारा देखें कि जब आपने 5 नेबर्स पर फिक्स किया, के की वैल्यू 5 रखी, तो फिर ब्लैक डॉट के जो 5 नेबर्स थे उनमें से 3 ग्रीन थे, तो हमारी प्रेडिक्शन फिर ग्रीन होगी क्योंकि 3 ज़्यादा हैं। और अगर 7 करेंगे तो फिर 4 रेड हैं 3 ग्रीन है, और फिर हमारी प्रेडिक्शन जो है वो रेड होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर के की वैल्यू को वेरी किया जाए, के को चेंज किया जाए, कम ज़्यादा किया जाए, तो आपके रिज़ल्ट्स, आपके आंसर्स पर इम्पैक्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें के को बड़ा केयरफुली चूज़ करना पड़ता है, ये कोई ऐसे रैंडमली हम इसे चूज़ नहीं कर लेते। ओके, क्लासिफिकेशन इज़ सेंसिटिव टू करेक्ट सिलेक्शन ऑफ के। जैसे कि अभी हमने बात की कि के का इम्पैक्ट आता है रिज़ल्ट पर, तो लिहाजा जो क्लासिफिकेशन है वो उसकी कितनी अच्छी क्लासिफिकेशन हो रही है, कितनी बुरी क्लासिफिकेशन है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि के आपने कितने अच्छे तरीके से चूज़ किया है। इफ़ के इज़ वेरी स्मॉल, टू स्मॉल, तो आप ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे होंगे। यानी अगर आप के को 1 कर दें तो हर डेटा पॉइंट सिर्फ अपने करीबी नियरेस्ट नेबर की वजह से या नियरेस्ट नेबर की बुनियाद पर अब क्लासीफाई होगा, तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि डेटा ओवरफिट हो रहा होता है। एल्गोरिदम परफॉर्म्स टू गुड ऑन दी ट्रेनिंग सेट। आपका जो ट्रेनिंग सेट है उसके ऊपर आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे ऐसा करने से, लेकिन आप जब उसे अनसीन डेटा पे, टेस्ट डेटा पे चेक करेंगे तो फिर उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी, वो नहीं रहेगी। जबकि अगर आप बहुत ज़्यादा के कर देंगे
तो फिर आप उसके अपोजिट साइड पर अंडर फिटिंग की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और आपके रिजल्ट्स लेस प्रिसाइज होना शुरू हो जाएंगे ऑन ट्रेनिंग डेटा 2 कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर भी आपके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे होंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप के को कम रखते हैं तो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, और टेस्ट डेटा अगर बहुत कम करेंगे तो टेस्ट डेटा पर रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं रहते, यानी ओवरफिटिंग की तरफ आप जा रहे होते हैं। और अगर के बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो ट्रेनिंग डेटा पर भी रिज़ल्ट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर के की एक अप्रोप्रिएट वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड रूल नहीं है कि जैसे हम फॉलो करके के की वैल्यू निकाल लिया करें। अलबत्ता एक जनरल सा फॉर्मूला या एक जनरल सा कह लें कि एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड टाइप चीज़ है कि आप टोटल जितने आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं उनका स्क्वायर रूट ले लें। यानी अगर आपके पास 81 डेटा पॉइंट्स हैं तो फिर 9 के की वैल्यू रख लें, या इस तरह से आप एक स्क्वायर रूट लेके जो आपके पास जवाब आए उतने आप के नियरेस्ट नेबर्स चेक कर लिया करें। ये जस्ट एक सिंपल सा आइडिया है, हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे हमेशा बड़े अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। हमें यूजुअली के को ट्यून ही करना पड़ता है। ओके, वेल कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं के को चूज़ करने के हवाले से कि कितने नियरेस्ट नेबर्स की बुनियाद पर डिसीजन लेना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं कि वैसे तो देयर इज़ नो एनी फिक्स रूल टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ के। अलबत्ता ये है कि आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ता है और फिर ही आप उसको निकाल सकते हैं कि वैलिड वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट वैल्यू। अलबत्ता कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पहली गाइडलाइन ये है कि to begin with you may choose a value of k is equal to square root of number of observations in data set। कि जितनी observations हैं आपकी data set के अंदर उसका आप square root ले लें और k को उसके बराबर रखें। At the same time it is also advisable to choose an odd value of k। लेकिन ये ज़रूर करें कि आप अपने k की वैल्यू को ऑड रखें। क्यों ऑड रखें? क्योंकि जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो अगर आपने इवन रखा हो तो ऐसा ना हो कि आप बराबर बराबर आ जाएं। मतलब फ़र्ज़ करें आपने 6 रखा है तो फिर 3 एक क्लास को बिलोंग कर रहे हो नेबर्स और 3 दूसरी क्लास को, तो फिर आप डिसाइड ना कर पाएँ कि अब किस क्लास की तरफ जाना है। तो जब ऑड होगा तो फिर कभी भी टाई नहीं होगी, किसी ना किसी एक क्लास को पॉइंट ज़्यादा बिलोंग कर रहे होंगे तो आप उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है। सेकंड, अगर आप पॉइंट देखें तो based on the value of k you can run knn algorithm on test set and evaluate the prediction using one of many available metrics in ML। ठीक है ना, आप यानी k की वैल्यू वही बात कि आप अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट में और टेस्ट सेट में डिवाइड कर लें और फिर आप उसे जो भी k की वैल्यूज़ रखें मल्टीपल और उन्हें आप टेस्ट सेट के ऊपर चेक कर लें और इवेलुएट दी प्रेडिक्शन। फिर आपने देखें एक्यूरेसी वगैरह को, कुछ प्रिसीजन रिकॉल, कुछ मेयर्स आएंगे आगे, उन्हें यूज़ करते हुए देख लें कि किसके अगेंस्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यानी आगे जाके जब मैं आपको मॉडल सिलेक्शन या रेगुलराइजेशन का जो पैरामीटर था लैम्डा, उसे ट्यून करने के हवाले से एक तरीका बताऊंगा, वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकेंगे के को ट्यून करने के लिए भी, अगर आप KNN एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं तो। You may then try to increase or decrease the value of k till you can't increase the prediction accuracy। यानी आप क्या करें, एक वैल्यू रख लें, उस पर एक्यूरेसी निकालें और फिर आप देखें कि उसे कम करें या ज़्यादा करने से एक्यूरेसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अगर कम करने से बढ़ती है तो के को कम कर दें, फिर दोबारा उसे मज़ीद कम करके देखें। यानी एक ख़ास जगह पे जाके जब एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर होना बंद हो जाए तो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह के आप कह लें कि डिफरेंट तरीके आजमा सकते हैं। डू रिमेंबर दैट इफ़ यू आर चूजिंग अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के देन एनी आउटलायर प्रेजेंट in the neighborhood of data in consideration will incorrectly influence the classification result। जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत कम के की वैल्यू रखेंगे, सपोज़ आपने के की वैल्यू 1 रख दी है और जब आपने किसी क्लास के बारे में किसी डेटा पॉइंट, आउटलायर एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है जो बाकी डेटा सेट से कहीं हट के थोड़ा फासले पे होता है।
तो आउटलायर की वजह से फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर असर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आउटलायर का तो कोई भी नियरेस्ट नेबर जो है वो काफ़ी उससे दूर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, और अगर आप उस एक की बुनियाद पर उसे कर रहे होंगे, एक या कम नंबर ऑफ के नेबर्स की बुनियाद पर क्लासीफाई कर रहे होंगे, तो उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती। तो लिहाजा आउटलायर्स की वजह से फिर क्लासिफिकेशन पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। On the other hand, a very large value of k will defeat the whole purpose of KNN algorithm. अगर आपने बहुत ज़्यादा k की वैल्यू रख दी तो फिर KNN एल्गोरिदम बेसिकली इसकी तो बुनियाद ही ये है कि आप किसी के बारे में जानना है तो उसके करीबी फ्रेंड्स को देखें, तो उनसे पता चलेगा। तो अगर आपने के को बहुत ज़्यादा कर दिया तो फिर वो जो उसके करीबी फ्रेंड्स हैं उनके साथ साथ उसके वो फ्रेंड्स या वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो शायद उसके उतने क्लोज़ नहीं हैं, या जिनकी वजह से उस पर उसकी पर्सनैलिटी पर उस तरह से कोई इम्पेक्ट नहीं है, तो आप उन्हें भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अगर ये गेस करने के लिए, तो फिर KNN एल्गोरिदम का जो असल थीम है वही ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि फिर अगर आपने के को बहुत ज़्यादा कर दिया तो फिर तो वो मकसद ही ख़त्म हो गया कि आप किसी को जानना हो तो उसके करीबियों को देखें। तो ये बेसिकली वेयर यू माइट एंड अप एक्सप्लोरिंग डेटा आउटसाइड नेबरहुड, यानी आप उसके नेबरहुड के बाहर से भी फिर चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो दिस विल अगेन एंड अप विद नॉट सो करेक्ट क्लासिफिकेशन। तो इसका नतीजा भी फिर ये निकलेगा कि बड़े अच्छे क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगी अगर आप उसके बहुत ज़्यादा कह लें कि गिरदोनवा में देख रहे हैं, तो बहुत दूर तक देख रहे हैं। तो another point to note is that small value of k is computationally efficient। जाहिर सी बात है अगर आपने स्मॉल नेबर्स उठाने हैं तो फिर वो कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, उस पर कम टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा नेबर्स आपने देखने हैं कि भाई 50 में से 2 नेबर्स देखने हैं तो फिर आप उसे ज़्यादा क्विकली कर सकते हैं, कंप्यूटेशनली ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। और अगर आपने लार्ज वैल्यू ऑफ के रखी हुई है तो फिर वो कंप्यूटेशनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि अपने सपोज़ 2 नेबर्स मालूम करने हों और एक तरफ 10 नेबर्स निकालने हों नियरेस्ट, तो उसमें थोड़ा बहुत तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट का डिफरेंस आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बहरहाल जिनको आप समझ लें कि कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ आपको बेटर वैल्यू ऑफ के चूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें से जो एक बहुत सबसे अच्छा और बेहतरीन पॉइंट है वो यही है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ के ले लें। बहरहाल ये टेक्निक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन एक जो इसमें बहरहाल जो कहा जा रहा है कि आप उस के को फिर देखें कम करके, एक के से स्टार्ट करें और फिर उसे कम करें, देखें बेटर हो रहा है रिज़ल्ट या बुरा हो रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो फिर बढ़ा के देखें, बेटर उससे अगर बेटर होता है तो फिर और बढ़ा के देखें, और इस तरह से आप किसी न किसी एक ऐसी वैल्यू पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे होंगे, वहाँ पे उसे स्टॉप कर दें। अब सबसे अच्छे रिज़ल्ट से मुराद ये नहीं है कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर सबसे अच्छी एक्यूरेसी आपको मिले। सबसे अच्छे रिज़ल्ट से मिलने से मुराद ये है कि आपके ट्रेनिंग के ऊपर भी रिज़ल्ट अच्छे हों, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट डेटा के ऊपर आपके रिज़ल्ट भी अच्छे हों। क्योंकि अगर आप ओवरफिट कर रहे होंगे तो ट्रेनिंग पर तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन टेस्ट पर वो बुरे हो जाएंगे। अगर अंडरफिट कर रहे होंगे तो दोनों पर बुरे मिल रहे होंगे रिज़ल्ट। तो ये एक बहरहाल कुछ कंसिड्रेशंस हैं जी जिन्हें आप जहन में रखेंगे जब आप KNN एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हों और के की वैल्यू चूज़ कर रहे हो। तो कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि KNN एल्गोरिदम जो है ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू इवन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये बड़ा सिंपल है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ये ज़्यादा सिंपल है और इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एक लूप लगेगी, एक डेटा पॉइंट, हर डेटा पॉइंट को बारी बारी सबसे डिस्टेंस निकाल के स्टोर कर लें और फिर जो मिनिमम के डिस्टेंसेस हैं उनकी बुनियाद पर जवाब दे दें। तो रोबस्ट है टू नॉइज़ी डेटा, ठीक है। अगर कुछ डेटा में बाज़ू का नॉइज़ आ जाता है, कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होने की वजह से, या कुछ फीचर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होने की वजह से, तो चूँकि ये के नेबर्स लेके उन पर डिसीजन ले रहा होता है, तो अगर कहीं पे कोई नॉइज़ी इंफॉर्मेशन होगी भी तो एवरेज लेने से या उस एवरेज एक तरह की निकाल कर काम करने से इसके रिज़ल्ट जो हैं कम से कम उस नॉइज़ को किसी हद तक डील कर लेते हैं। KNN क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड सोलली ऑन लोकल इन्फॉर्मेशन। एक बात यह है कि इसके लिए हमें कोई ग्लोबल या बाहर से या कोई और प्रॉब्लम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है।
ये प्योरली लोकल इन्फॉर्मेशन, यानी वो के नेबर्स और उसके ऊपर डिसीजन ले रहा होता है। और ये किसी भी तरह की डिसीजन बाउंड्री बना सकता है, लीनियर भी और नॉन लीनियर भी। तो ये तो एक तो इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए। अलबत्ता अगर आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखें, लिमिटेशंस देखें, तो या वीक एस्पेक्ट्स देखें, तो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, एक तो इसमें डिस्टेंस कैन बी डोमिनेटेड बाय इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स। अगर जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे आपका डिस्टेंस फार्मूला उतना ज़्यादा कंप्यूटेशनली कॉस्टली हो जाएगा। यानी अगर आप देखें कि 10 फीचर्स हैं तो फिर ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए 10 कंपोनेंट्स का डिफरेंस लेना होगा और स्क्वायर लेके जमा करना होगा अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस है। लेकिन अगर 100 फीचर होते तो फिर 100 डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंस लेके आप उसका स्क्वायर लेके फिर अंडर रूट लेके उसे जमा करके अंडर रूट लेते। तो कंप्यूटेशनली ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है जैसे ही अगर नंबर ऑफ़ डायमेंशंस इंक्रीज़ करें। और चूँकि डेटा सेट में जब बहुत ज़्यादा डायमेंशंस होंगे तो फिर ये आप देखेंगे ये बड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कंप्यूट करना एक कॉस्टली ऑपरेशन है। उसमें स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है, उसमें स्क्वायर भी, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, और बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो इसके अलावा लीनियर टाइम रिक्वायर्ड है फॉर ईच इंस्टेंस टू बी क्लासिफाइड। हर एक इंस्टेंस को क्लासीफाई करने के लिए n टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि पहले उसका डिस्टेंस निकलेगा सबके साथ, तो n टाइम लग जाएगा डिस्टेंस निकलने में, और फिर उसके बाद फिर आप उसमें से नियरेस्ट नेबर्स लेके उसका जवाब बताएंगे। तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के हवाले से बात करें तो किसी भी डेटा पॉइंट को या डेटा सैंपल को क्लासीफाई करने के लिए उसे n डेटा पॉइंट्स के साथ पहले डिस्टेंस निकालने में टाइम जो लग रहा है वो उसकी वजह से उसे लीनियर टाइम प्रॉब्लम बना रहा है। एंड देन मोर एक्सपेंसिव टू क्लासीफाई अ न्यू इंस्टेंस दैन विद अ मॉडल, यानी मोर एक्सपेंसिव टू क्लासीफाई अ न्यू इंस्टेंस दैन विद अ मॉडल। यानी अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह की आप बात करें उसमें आपने सिंपली एक बार ट्रेनिंग करनी होती है, उस पर जो टाइम लगता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एक मॉडल, और वो जो मॉडल है अब वो आपने उसकी मदद से किसी भी अनसीन डेटा को क्लासीफाई करना है तो आपको कोई टाइम नहीं लगता, कोई कंप्यूटेशन लंबी चौड़ी परफॉर्म नहीं होती हैं। सिंपल वो पैरामीटर्स के साथ आप इनपुट्स ज़रब खाती हैं और जवाब निकलता है और आप उसे जवाब दे देते हैं। यानी वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन उसमें ट्रेनिंग पे अच्छा खासा टाइम लगता है। इसके अंदर थोड़ा सा उलट है कि यहाँ पे आपने कोई अनसीन डेटा पर भी काम करना है तो आपने कोई मॉडल कंप्यूट करके ट्रेन करके नहीं रखा हुआ, आपने उस अनसीन डेटा का सबके साथ डिस्टेंस निकालना है, सबके साथ डिस्टेंस निकलेगा, नियरेस्ट नेबर्स निकलेंगे और उस पर क्लास का पता चलेगा। तो उस लिहाज से वहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह में जो अनसीन डेटा है उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि आपने एक बार सारा काम करके मॉडल ट्रेन करके रख लिया होता है। और यहाँ पे वो ही काम जो है वो अच्छा खासा कंप्यूटेशनली कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर नए सैंपल के लिए फिर से डिस्टेंस कंप्यूट करना पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और यहीं पे हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो रहा है जी। और इससे रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे हम बात कर लेंगे अपने इंटरेक्टिव सेशन में, और डेफिनेटली इससे रिलेटेड मैं कोई क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी या कोई क्विज़ एक्टिविटी जो है वो क्लास में कंडक्ट करूँगा। यहाँ पे रेफरेंसेस देख सकते हैं आप, जहाँ से मैंने कुछ हेल्प ली है, या कुछ जो एनिमेटेड किस्म की जो आप देख सकते थे फिगर्स थी वो मैंने यहाँ से ली हैं। बाकी आप फर्दर डिटेल पढ़ना चाहें तो मैंने हैंड आउट भी शेयर कर दिया हुआ है, और उसके अलावा वॉइस ओवर भी अब आपके पास है। और अगेन आपने अगर कुछ मज़ीद पढ़ना है इसके बारे में तो ये लिंक्स आपके सामने हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।